अस्सलाम वालेकुम जी। ये लास्ट लेक्चर की हमारी कंटिन्यूशन है। हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चेस्ट पेन को पढ़ रहे थे और हम ये पढ़ रहे थे कि चेस्ट पेन की और कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है और उसको हमने अप्रोच कैसे करना है। हम किस तरह ये जान सकते हैं कि ये जो चेस्ट पेन है वो किन रीजंस की वजह से हो रहा है, और हमने किस तरह से डिफरेंशिएट करना है कि इसकी कॉज वाकई ही हार्ट है या इसकी कॉज कोई और है। ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा काफ़ी कुछ डिस्कस किया था इस सब के बारे में। मैं जो लास्ट टाइम हमने स्लाइड्स जो पढ़ी थी, जो चीज़ें जो मैंने, क्योंकि आपको उस वक्त मैं ऐसे पढ़ा रहा था तो मैंने वो स्लाइड्स आपके सामने शो नहीं की थी। अब ये देख लीजिए, ये लास्ट टाइम हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं कि हम उसमें जब चेस्ट पेन के बारे में, जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उससे क्या क्या बातें पूछेंगे, ये सारी मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आपको याद ही होगा, ड्यूरेशन, क्वालिटी, लोकेशन, ये एक एक चीज़ मैंने अलग अलग से आपके साथ एक्सप्लेन की है आपको। और बुक से जब आप पढ़ेंगे तो वो भी इसी पैटर्न में लिखी होंगी, और मे भी हो सकता है कि उतनी तफसील से ना लिखी हूँ जितनी तफसील से मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बल्कि यकीनन उतनी तफसील से नहीं होगा। तो उस लेक्चर को याद रखिएगा। अब ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको पढ़िएगा, अच्छे तरीके से सुनिएगा, इसमें से कोई नोट्स निकालने हो वो नोट्स लिख लीजिएगा, उसी बुक पे ही लिख लीजिएगा। अगर पीडीएफ में है तो ऑब्वियसली आप किसी कॉपी पे लिख लीजिएगा, किसी नोट्स बना लीजिएगा उसके, और साथ इस वीडियो को सुन लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अप्रोच आ जाएगी इस स्पेसिफिक टॉपिक की। ये भी देख लीजिए, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये मैं सिर्फ स्लाइड्स इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये स्लाइड्स आपको याद रहें कि हमने जो लास्ट टाइम हमने बात की थी वो एक्चुअली कहाँ से की थी, उसकी क्या हेडिंग थी, और वो किस पैटर्न और किस सिमेट्री से वो बात की गई थी। ये भी देख लीजिए, इसकी भी बात हो गई थी। ये जो इसमें एम्बोलिज्म की बात है और एओर्टिक डायसेक्शन की बात है, ये भी आगे मैंने डिस्कस करनी है। ठीक है, इसको देख के ना परेशान होना कि सर ने ये तो डिस्कस ही नहीं किया। यहाँ से हमारी नया लेक्चर स्टार्ट होगा। जो ऑल पेशेंट्स विद चेस्ट पेन शुड हैव ट्विन लीड ईसीजी। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ कॉज। मैंने आपसे जब लास्ट टाइम लेक्चर डिस्कस किया था तो मैंने आपसे एक बात की थी कि नो मैटर व्हाट द रीज़न, इफ रीज़न ऑफ चेस्ट पेन इज, आपको हमेशा द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, द कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस शुड बी ईसीजी, नो मैटर व्हाट, क्योंकि इट्स अबाउट चेस्ट। ठीक है, चेस्ट में, और हार्ट को कंप्लीटली रूल आउट करना इज वेरी नेसेसरी। मैंने आपसे एक बार डिस्कस की कि नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है कि उसकी जीआईटी कॉज हो, लेकिन मैंने आपसे दो कॉजेज डिस्कस की कि जिसकी वजह से, हार्ट की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, तो यू शुड रूल आउट कि ये लोअर वॉल एमआई नहीं है, ये गेस्ट्राइटिस है, या फिर ये लोअर वॉल एमआई है और गेस्ट्राइटिस नहीं है। इसको रूल आउट करने के लिए क्या जरूरत है कि हम ईसीजी ना करवाएं, हमें ईसीजी करवानी चाहिए। ठीक है, इसमें चेस्ट लीड्स, ये 12 लीड्स में चेस्ट लीड्स होती हैं, प्रिकॉर्डियल लीड्स होती हैं और लिम्ब लीड्स होती हैं। ठीक है, लिम्ब लीड्स होती हैं, उनको सबको मिला के 12 लीड ईसीजी बनती है। An ECG consistent with myocardial infarction is the only required to select patients for emergency reperfusion. Reperfusion means कि हम कुछ उसमें परकुटेनियस इंटरवेंशन करते हैं अपने हार्ट को रीपरफ्यूज करने के लिए। रीपरफ्यूज करने का क्या मतलब है कि उसकी जो परफ्यूजन कम हो गई थी बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी, एंड ऑब्स्ट्रक्शन की कोई भी कॉज है, एन्यूरिज्म है, ब्लड स्टेसिस है, एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बस है, ठीक है, कोई भी कॉज है, तो हमने उसको खत्म करना है। हम बेशक उसकी बैलून एंजियोप्लास्टिक करें, बैलून, वी बैलून इट ओपन, और वी विल गिव एंटीकोगुलेंट्स, और वी आर गोइंग टू डू एंजियोप्लास्टी, और वी आर गोइंग टू डू ग्राफ्टिंग और द बाईपास, बट वी शुड एम टूवर्ड्स द रीपरफ्यूजन। हमें रीपरफ्यूजन करनी ही करनी है, हमें उसको ठीक करना ही करना है, ताकि हार्ट इस्कीमिक ना हो। हार्ट इस्कीमिक हो गया तो इंफाक्शन की तरफ चला जाएगा, और हमें उसको इंफाक्शन से रोकना है, हमें इस्कीमिया तक की बात को ख़त्म करनी है। चलो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता ही देता हूँ। देखिए, इंफाक्शन और इस्कीमिया में एक डिफरेंस है। अगर इस्कीमिया प्रोलॉन्ग हो गया तो वो हार्ट मसल को इंफाक्ट कर देगा, डेड कर देगा, उसकी वॉल को डेड कर देगा। ठीक है, अगर इस्कीमिया वापस हो गया, रिवर्ट हो गया, तो बात डेड होने तक नहीं जाएगी। मसलन देखें, एक बंदा है, उसको इस्कीमिया हो रहा है, आपने उसे फॉरेन ट्रीट कर दिया, वेरी गुड।
अगर आपने उसे फॉरन ट्रीट ना किया और वो इस्कीमिया होता रहा और एट द एंड क्या होगा, मसल टाइट हो जाएगा, उसको ब्लड नहीं मिल रहा, वो वायबल कैसे रह सकता है, वो जिंदा कैसे रह सकता है, वो जिंदा नहीं रहेगा। तो यही इस्कीमिया जब प्रोलॉन्ग हो जाता है तो हार्ट का कोई वॉल डेड हो जाती है, विच इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हार्ट वॉल डेड हो जाए तो आप हार्ट फेलियर की तरफ चले जाते हैं। उसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो भी यहाँ पर डिस्कस करने की फिलहाल इस वक्त जरूरत नहीं है। अच्छा, perform immediately after the patient is stabilized and vitals are taken. Most patients with myocardial infarction will have an abnormal ECG, diagnostic findings, ST elevation, ischemic findings. चले मैं ना आपसे अभी कुछ differential diagnosis discuss करता हूँ, since we are talking about MI and we are talking about ischemia, तो मैं आपसे कुछ discuss करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। अच्छा, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ, देखिए, अगर हमारे पास एक पेशेंट है और वो हमारे पास एंजिना के साथ आया है, ठीक है, ज़्यादा ही हो गया, एंजिना के साथ आया है, ठीक है, और एक पेशेंट को हमने कहा है कि जी वो ना हमारे पास एंजिना नहीं, वो हमारे पास अनस्टेबल एंजिना के साथ आया है, ठीक है, उसको अनस्टेबल एंजिना है एंजाइना। लेकिन अच्छा, एंजिना जो वर्ड है या एंजाइना जिसको आप कहते हो, एंजाइना जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंजेडे। एंजेडे मीन्स टू स्ट्रैंगल, टू स्ट्रैंगुलेट। किसी चीज़ को आप स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं, उसको आप मरोड़ तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द उठ रहा है, इस वजह से इसका नाम एंजिना है, ठीक है। तो ये वर्ड एक्चुअली निकला कहाँ से है, एंजेडे से, ठीक है, विच इज़ अ लैटिन वर्ड। थोड़ा सा शॉर्ट लिख दूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ताकि मैं बाकी बातें भी यहाँ लिख सकूँ ना। अनस्टेबल इंजन, ठीक है, और तीसरा MI। इसको हमने अलग भी डिस्कस करना है, बाद में एक पूरा लेक्चर इस पे आएगा, लेकिन अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ताकि आपको बातें कुछ समझ आएं। अच्छा, अब देखो, एंजिना के बारे में मैंने आपसे एक बात की थी। मैंने आपसे क्या बात की थी, मैंने आपसे ये कहा था कि एंजिना उस वक्त होता है, एंजिना की डेफिनेशन ये है कि व्हेन you feel pain on exertion which is relieved by rest. अनस्टेबल एंजाइना का क्या मतलब है, which is not relieved by rest? पेन एक्सर्शन पे ही होगी, रिलीव नहीं होगी एट रेस्ट। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पेन एक्सर्शन पे नहीं भी होगी, वैसे भी हो जाएगी, और कभी रेस्ट पे रिलीव भी नहीं होगी, ठीक है। तो अनस्टेबल एंजिना और MI, इन दोनों को मिला के हमने एक वर्ड यूज किया है, उसे हम कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ACS। इसके ऊपर हमने बहुत तफसीलन बाद में बात करनी है। सो अनस्टेबल एंजाइना और MI जो है वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहलाते हैं, दोनों मिलके। डिफरेंस कैसे करते हैं कि जी ये पेशेंट हमारे पास आया है, हमने ECG करवाई है, हमने कहा हमने ECG करवाई है, और इस ECG पे ना हमें लग रहा है कि इसको अनस्टेबल एंजिना है और इसको MI है। देखें, अगर अनस्टेबल एंजाइना होगा तो कभी भी पेशेंट की जो ECG है उसके ऊपर ST एलिवेशन नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ST एलिवेशन क्या होती है। उस पे ST एलिवेशन नहीं आएगी, और जो MI होता है उस पे पेशेंट को हमेशा ST एलिवेशन ECG पे नजर आएगी, ठीक है। अब हम ST एलिवेशन को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देख लें, ये जो पहली वेव आपको नज़र आ रही है, ये जो पूरा सर्कल बना हुआ है, इसमें जो ये पहला आपको बम्प नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ जो एक वेव गई है, इसको आपको पता होगा, ये आपने इतना तो पढ़ ही लिया होगा, इसको हम कहते हैं P वेव। P wave denotes atrial depolarization. Depolarization means contraction. Atrial contraction means atrial systole, जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल को ब्लड फेंक रहा है, राइट। इससे क्या बनी, P वेव। आगे ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये जो ऊपर एक बड़ी सी वेव बन गई है, अब इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। पहले क्या थी, एट्रियल डीपोलराइजेशन, जिसमें एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड किसको दिया, वेंट्रिकल को। अब वेंट्रिकल के पास जब ब्लड आएगा तो वो क्या करेगा,
वो भी तो डीपोलराइजेशन करेगा, उसने भी तो ब्लड आगे फेंकना है, उसने भी तो कॉन्ट्रैक्शन करके सिस्टली करवानी है। तो जब वो सिस्टली करवाएगा तो उसकी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब आपने एक बात नोट करनी है, आप ये देखिए कि एक वेव जो पी वेव है वो भी बड़ी छोटी सी है, क्यूआरएस कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद जिसके साथ ये माउस का निशान है, देखिए ये जो वेव है, ये जो तीसरी वेव है, इसको हम टी कहते हैं, आपको पता ही होगा इसको हम टी कहते हैं। तो टी क्या है? ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है। एट्रियल डिपोलराइजेशन जो पी वेव है एंड टी वेव, छोटे छोटे से हम्प्स हैं, छोटे छोटे से बम बने हुए हैं, छोटी छोटी सी वेव्स हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये क्यूआरएस है, ये कितना बड़ी वेव है, ये कितना ऊपर गया है और कितना ऊपर से नीचे आया है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करंट यूज होता है। जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होती है तो बहुत करंट यूज होता है। क्यों? क्योंकि आपने अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एयोर्टिक ब्लड, आपने लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड उठा के फेंकना है। ठीक है, आपने वो जो ब्लड फेंकना है उसके लिए कुछ रेजिस्टेंस भी फील होती है, और वेंट्रिकल एक बड़ा चैम्बर होता है, उसको बहुत पावर चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और ब्लड को पूरे सिस्टम में भेजने के लिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत करंट यूज करता है और बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है, उसके मसल्स बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं, और जब वो मसल्स हम की एनर्जी हम इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करके ईसीजी पे बनाते हैं तो हमें इतनी बड़ी वेव मिलती है। दैट्स व्हाई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमेशा आपको इतना बड़ा मिलता है। ठीक है, लेकिन आप देख लें उसमें इतनी एनर्जी नहीं है, एट्रिया में कोई इतनी एनर्जी नहीं है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एट्रिया से जो वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, आपको पता है ना, एट्रिया ऊपर है, वेंट्रिकल नीचे है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, जो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है, अगर एट्रियल सिस्टली ना भी हो, एट्रियल डीपोलराइजेशन ना भी हो, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ना भी करें, तो भी जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होते हैं, विच आर ऑब्वियसली नाउ यू नो, जो ट्राइकस्पिड हैं एंड माइट्रल्स हैं, इनसे जब ब्लड नीचे आता है, जब ये ओपन होते हैं, तो 80% ऑफ ब्लड कम्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नॉट बिकॉज ऑफ द एट्रियल सिस्टली। जो 20% पीछे ब्लड रह जाता है ना, उसके लिए एट्रियल सिस्टली इंपॉर्टेंट है। वो जो 80% ब्लड था वो नेचुरली आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एट्रिया ऊपर है, वेंट्रिकल नीचे। तो इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब एट्रियल फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है, या एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ पेशेंट जाता है, या एट्रिया किसी भी एट्रियल एबनॉर्मेलिटी की तरफ पेशेंट जाता है, तो ये पेशेंट की डेथ नहीं होती, वो फेटल नहीं होता। बिकॉज अगर एट्रिया सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी कर रहे, अब नॉन सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया चल रहा है, कोई भी, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रिदमिक डिस्टर्बेंसेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, एट्रियल प्रॉब्लम चल रहा है, कोई मसला नहीं है, डेथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 80% ब्लड तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से नहीं आ रहा, वो तो पहले मिली सेकेंड में, जो मिली सेकेंड होते हैं उसमें वो ग्रेविटी से आ जाता है। बाकी जो 20% ब्लड जिसको हमने एट्रिया से धकेलना होता है वेंट्रिकल में, उसके लिए हमें एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, सो ये फैक्ट बताना आपको बहुत जरूरी था, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए कभी भी एट्रियल एबनॉर्मेलिटी से किसी की डेथ नहीं होती। हालांकि जो मैंने सुपरा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का नाम लिया, इसमें आपकी बीट 200, 250, 230 तक चली जाती है, 300 तक चली जाती है, स्टिल डेथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके वेंट्रिकल्स तो काम कर रहे हैं ना, ब्लड तो सिस्टम में जा रहा है ना, ब्रेन को जा रहा है, किडनी को जा रहा है, ब्लड पहुंच तो रहा है, बेशक कम पहुंच रहा है, जैसा भी पहुंच रहा है, पहुंच तो रहा है ना। तो जो, हाँ, कम पहुंचेगा। आप एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि मुझे एक बात बताओ जी, जब हार्ट बहुत ज्यादा बीट कर रहा है और पंप कर रहा है, जब नॉर्मली हार्ट 60 to 100 उसकी नॉर्मल हार्ट बीट है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि जब वो इतना 300 तक बीटिंग कर रहा है तो ब्लड कम पहुंच रहा है ऑर्गन्स को, ये भी तो एक सवाल उठता है ना। उसे तो ज्यादा पहुंचना चाहिए क्योंकि वो बीटिंग बहुत फास्ट है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 300 टाइम्स इंस्टेड ऑफ 60 to 100 टाइम्स विच वाज नॉर्मल। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि ये बात ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है ना, जब बीटिंग बढ़ती है, तो वाकई ब्लड कम पंप होता है। क्यों? बिकॉज जब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम बढ़ जाता है, जब कॉन्ट्रैक्शन की रेट बढ़ जाता है, तो हार्ट के पास ब्लड रिसीव करने का टाइम कम हो जाता है, डायस्टली का टाइम कम हो जाता है। तो जब आप ब्लड रिसीव ही कम कर रहे हैं, आप बस कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, थोड़ा सा भी ब्लड आ रहा है, आप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आप हार्ट के जो मसल्स हैं, वो हार्ट की जो चैम्बर्स हैं, उनको तो रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। रिलैक्स होंगे तो डायस्टली होगी, ब्लड रिसीव करेंगे तो ज्यादा ब्लड आगे जाएगा। ब्लड जरा सा रिसीव हो जाता है, बीट आ जाती है, रिसीव आता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, रिसीव होता है, सिस्टली हो जाती है। दैट्स व्हाई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ब्लड सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेट ऑफ हार्ट।
अच्छा, अब ये आपने देख लिया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या था, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। पी वेव क्या थी, एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल रिपोलराइजेशन जो है वो बिल्कुल बड़े लेस करंट होता है, और वो ये जो पी क्यू आर एस की पी वेव है यहाँ पे मर्ज हो जाती है। वो अक्सर आपको हाइपोकैलीमिया में नजर आती है, और उसकी कुछ और काजेज होती हैं जो इंशाल्लाह आगे हम जरूर डिस्कस करेंगे। फिर हमने एक बात की कि हम डिफरेंशिएट करते हैं एमआई को अनस्टेबल एंजाइना से with ECG only because of the differentiation of ST elevation and depression। वो क्या है, लेट्स सी हियर। ये जो एरो देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये इस पे देखो PQRS, ठीक है। P क्या थी, आपको पता चल गया ना कि P, मैं आपको ना एक मिनट ठहरो, वो वेव बना के वहां दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद आपको समझ ना हो। ये देखो ये जो पहला बम बना, सॉरी मेरी राइटिंग भी वैसे अजीब है और यहाँ पे ये बनाना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये पी वेव बनी, ठीक है। इस पी वेव को मैं क्या कह रहा था, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन है। उसके बाद ये क्या बना है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। ये पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये जो बना है पी क्यू आर एस, इसको आप देख लो, ये क्यू आर एस सारे का सारा वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बना है। इसलिए देखो मैं आपसे, तो मैं आपको बना के दिखा रहा था, वो ईसीजी वो उसको ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा दोबारा से बना दूं। ये देखो, ये हमने बनाया, ये हमने पी वेव बनाई, ये हमने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनाया, और ये हमने टी वेव बनाई, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो पी वेव क्या था, एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जिसमें ब्लड वो रिसीव करता है। तो क्यू आर एस जो है, अब आप ये देख रहे हो कि ये देखो ना, ये जगह देखो, ये आप देख रहे हो इसमें कोई एलिवेशन नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये जगह देखो, इसमें कोई एलिवेशन नहीं है, ये बिल्कुल नीचे, एस को देखो नीचे है, और टी को देखो, ये एस कितना नीचे है, ये देख रहे हो, ये नीचे है। हमारी ये बेस लाइन है, ठीक है। हम ये लाइन को कहते हैं, ये हमारी बेस लाइन है। देखो एस बेस लाइन को टच कर रहा है, अगर ये एस ऊपर चला जाए तो हम ये कहेंगे एस और टी एलिवेट हो गए हैं। और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ये और एस टी एलिवेटेड होते हैं, बट अनस्टेबल एंजाइना में एस टी एलिवेट नहीं होते। देखो अनस्टेबल एंजाइना, और इसमें ऐसे क्यों है, एस टी एलिवेशन क्यों हो गई, क्योंकि अब इंफार्क्शन हो गया है, डेथ हो गई है मसल की, कार्डियक फेलियर है, दैट्स व्हाई आपको सीवियर सिम्टम्स मिलते हैं और एस टी एलिवेशन मिलती है। बट एस टी अगर डिप्रेशन मिले तो फिर हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना एमआई की तरफ जा रहा है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है सही, लेकिन इंफार्क्शन अभी तक नहीं हुआ, दैट्स व्हाई डिप्रेस्ड हैं ये वेव्स। अगर ये एलिवेटेड हो जाएंगी तो वो इंफेक्शन की तरफ चला जाएगा। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कि एलिवेशन कैसे होगी और डिप्रेशन कैसे होगा। चलो ये देखो, अगर ये एक ईसीजी, हम मैं छोटी छोटी ईसीजी बनाता हूं, ठीक है। ये जनाब नॉर्मल ईसीजी। अच्छा अब मैं आपको एलिवेटेड ईसीजी का दिखाता हूँ। ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये वाली जो ब्लैक लाइन है, इसको हमने बेस लाइन बनाया है, ठीक है। हम इसको बेस लाइन बनाते हैं। देखो ये पी, ये क्यू आर, ये नीचे बेस लाइन के ऊपर से ही चली जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये पी, देखो पी क्यू ऐसे ही था ना, पी क्यू, ये क्यू सॉरी, यहाँ ऊपर आर एस और टी ना, ये पी है, ये देखो ये क्यू है, ठीक है। ये आर है, ये एस है। ये यहां से बेस लाइन टच किए बगैर ही एस जो है आगे चला जाएगा, और ये टी ऊपर आ जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा, ये एस टी एलिवेशन हो जाएगी। देखो जहां एस और टी को इस बेस लाइन से टच होना चाहिए था, वो टच नहीं हो रहे, ऊपर से ही एलिवेटेड हो गए हैं, ऊपर से ही ऊपर चले गए हैं, एस टी एलिवेशन हो गई है। दैट मीन्स ये एम आई है, ये एम आई, दैट डिनोट्स कि ये एम आई है। हमें इससे पता चला कि ये एम आई है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एम आई को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस तरह से हमें पता चलेगा कि एम आई है या नहीं है। अब बनाते हैं हम अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। हम उसमें बनाते हैं, हमने उसमें कहा था कि एस टी एलिवेशन, अब देख रहे हो बेस लाइन, ये ग्रीन कलर में बेस लाइन थी, यहां पे देखो ये बेस लाइन पे है,
ठीक है, ये एस टी यहाँ पे देखो ये बेस लाइन्स पे हैं, इसको हम अगर इस लकीर को बेस लाइन बनाएं तो हमने ये जो नॉर्मल ईसीजी है, ये जो हमारी नॉर्मल ईसीजी है, ये हमारी बेस लाइन पे है। इसमें आप देख लो कि एस नीचे है, लेकिन इसमें एस नीचे नहीं है, एस ऊपर से ही एलिवेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम नॉर्मल बनाते हैं, अब हम बनाते हैं नॉर्मल, ये जो सॉरी अब हम बनाते हैं अनस्टेबल एंजाइना की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारी बेसलाइन थी, ये पी वेव बनी, ये क्यू आर, ठीक है, और अब देखना नीचे चला गया, एस नीचे चला गया, और ये यहीं से ही टी बना होगा और यूं बना हुआ होगा। ठीक है, देखो ये पी था, ये पी था, ये क्यू था, आर एस टी, देख रहे हो ये हमारी बेस लाइन थी, देखो कहाँ चला गया एस, और एस टी देखो टी कितना नीचे है, ये बेस लाइन थी ना, टी नीचे है आधा, दैट्स वाई इसको हम कहेंगे एस टी डिप्रेशन हो गया है, और ये आपको शो करता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज में भी, अनस्टेबल एंजाइना में भी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अलावा हर जगह तकरीबन आपको एस टी डिप्रेशन ही मिलता है, सिर्फ मायोकार्डियल इंफार्क्शन में आपको एस टी एलिवेशन मिलती है, ये जो मैंने आपको ऊपर शो की है। एक और डिफरेंस है, मैं आपको एक और डिफरेंस बताता हूँ जो अनस्टेबल एंजाइना में हमें मिलता है। अनस्टेबल एंजाइना में समटाइम्स ये जो टी वेव थी इसकी इन्वर्जन मिलती है, हम कहते हैं टी वेव जो है वो इन्वर्जन हो गई है। कैसे? टी वेव देख रहे हो ये ऊपर की तरफ है, देख रहे हो ये ऊपर की तरफ है, टी वेव उल्टा हो जाएगा यूं। ठीक है, ये इधर से एस ऐसे और ये उल्टा हो जाएगा। चलो मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये देखो ये नीचे एस नीचे चला गया और यहां से ये टी वेव उल्टा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एस टी डिप्रेशन विद टी वेव इन्वर्जन। ये जो टी वेव इन्वर्जन है और एस टी डिप्रेशन है ये आपको सिर्फ अनस्टेबल एंजाइना में मिलेगा। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और क्लियरली मैं आपको नहीं बता सकता। अब हम ईसीजी पे चल के यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देख रहे हो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बेस लाइन पे बिल्कुल ठीक है, एस ज़्यादा नहीं है, टी वेव की कोई इन्वर्जन नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल ईसीजी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मायोकार्ड इन्फार्क्शन, जरा अब आपको मजा आएगा देखने का। जरा देखो टू को, ये टू लीड जो है इसको देख रहे हो, एस देखो कहाँ गया हुआ है, कहा यह जाता है अकॉर्डिंग टू बुक्स कम से कम 2 बॉक्सेस अबव, स्मॉल बॉक्सेस अबव हो एस, या फिर बेस लाइन से एटलीस्ट 2 मिलीमीटर अबव हो तो हम उसको पॉजिटिव समझते हैं। इन एटलीस्ट 2 लीड्स, 2 लीड्स में एस टी एलिवेशन हो तो हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, एक लीड में हो तो हम उसे नहीं समझते कि इंफार्क्शन है। आप देखें 2 और 3 लीड देखें, ऊपर वाली 2 लीड देखें जिसको सर्कल लगा हुआ है, एस देखो कहां पे है, और देखो टी वेव भी किस तरह एस के साथ ऊपर गई हुई है, यहां इन्वर्जन नहीं है, यहां पे एस नीचे नहीं है बेस लाइन से, दैट्स व्हाई वी विल नॉट कॉल इट एज अनस्टेबल एंजाइना और इस्कीमिक हार्ट डिजीज, वी विल डायग्नोज इट एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन बिकॉज एसटी एलिवेशन इज देयर। अब अगर आपको ये पॉइंट मेरा समझ आ जाता है तो आप कितना रिलीफ फील करेंगे जिंदगी में। आप कभी ईसीजी उठाएं तो एटलीस्ट आपको एसटी डिप्रेशन और एसटी एलिवेशन देखनी अगर आती है तो आपके अराउंड हर बंदा आपसे कितना इंप्रेस होगा कि यार इसको पता चल गया कि इसको हार्ट अटैक है कि नहीं है। ठीक है, सिंपल आपको ये बात अगर पता हो और आप अपने अराउंड किसी की ईसीजीज हो तो प्लीज ये देखिएगा। ठीक है, नॉर्मल ईसीजी पढ़ना सीखिए। ठीक है, तो ये जो एससी एलिवेशन, बहुत सारी बातें हैं ईसीजी में, बेशक आप उनको छोड़ दें। ठीक है, हाइपरकैलीमिया भी ईसीजी पे डायग्नोज हो जाता है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ग्लोबल में पेरिकार्डाइटिस, जो ब्लॉक्स हैं, राइट हार्ट ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स, सारे ईसीजी पे आ जाते हैं। हम उसके बारे में थोड़ी बाद में बात भी करेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि किसी को एमआई है या नहीं है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है या नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को बहुत ज्यादा तफसील से बयान किया है। वाइवा के लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली मैं सुनूंगा, लेकिन ऑब्वियसली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हमने ये बात करनी थी, अब मैं आपको सारा समझा चुका हूं। अब ये बात देखो, परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द पेशेंट इज स्टेबलाइज्ड एंड वाइटल्स आर टेकन। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, एसटी एलिवेशन और इस्कीमिक फाइंडिंग्स में क्या है पढ़ो, एसटी डिप्रेशन और इन्वर्टेड टी वेव्स। ठीक है, ये बात अब हमने, अब आपको ये पॉइंट
इंशाल्लाह समझ आ चुका है। अब मैं आपसे ना थोड़ी और तफसीलन बात करता हूँ। हमने ये बात पढ़ ली कि जो इस्टी एलिवेशन होनी चाहिए और डिप्रेशन ट्रीटमेंट का थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ट्रीटमेंट पे हम थोड़ी सी ना डिस्कशन करते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ क्या होना चाहिए। अगर ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूँ तो फिर ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। देखो, अगर तो किसी पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना है, जो मैं पहले डिस्कस करने लगा था और फिर ये पॉइंट बीच में आ गया, तो आई थॉट पहले इसको बात कर लेते हैं। अगर किसी पेशेंट में अनस्टेबल एंजाइना, एक तो पहले तो एंजाइना है ना, ठीक है, उसके बाद अनस्टेबल एंजाइना है और फिर हमारे पास एमआई है, ठीक है। अगर किसी को एमआई है और अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है, हमें पता कहाँ से चलेगा? एंजाइना पे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो आपके पास पहुंचेगा वो एट रेस्ट होगा। एंजाइना पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ईसीजी में। लेकिन उसको किस तरह डायग्नोज करना है वो मैं आगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट जब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का सिर्फ लेक्चर होगा उस पर मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइना भी किस तरह डायग्नोज करना होता है। हमने अभी क्या बताया कि एसटी एलिवेशन में हमने अनस्टेबल एंजाइना में एसटी डिप्रेशन देखना होता है और इन्वर्टेड टी वेव्स, राइट। लेकिन एस टी एम आई में हमने सिर्फ एस टी एलिवेशन ही देखनी होती है, ठीक है। चलो, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। और क्या बात डिस्कस करनी है? और हमने ये बात डिस्कस करनी है कि अगर हमारे पास ये दोनों पेशेंट आ जाते हैं तो फिर हमें स्टार्ट में क्या करना चाहिए डायग्नोस करने के लिए। देखो, थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं इन पेशेंट्स में। स्ट्रेप्टोकाइनेज का नाम आपने सुना होगा। अक्सर वो कहते हैं जी वो हार्ट अटैक हुआ था, उसको हॉस्पिटल लेके गए, लाइफ सेविंग ड्रग लग गई उसको। दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या होता है वो? आपको नहीं पता कि क्लॉटिंग हुई है या नहीं, लेकिन एसटी एलिवेशन में हमेशा क्लॉटिंग होती है। एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में मैक्सिमम क्लॉटिंग होती है। इसलिए आपको अगर एसटी एलिवेशन नजर आता है, आप फौरन उसको थ्रोम्बोलिटिक देते हैं। थ्रोम्बोलिटिक वर्ड पे गौर करो, थ्रोम्बोलिटिक। जो लाइसिस करवा रहा है थ्रोम्बस का, जो लाइसिस करवा रहा है क्लॉट का, ठीक है, दैट इज थ्रोम्बोलाइटिक। थ्रोम्बोलाइटिक तब दोगे ना जब थ्रोम्बस बन चुका है, ठीक है। जब थ्रोम्बस बन चुका है तो ही आप थ्रोम्बोलाइटिक दोगे। लेकिन ये कहां देते हैं आप? सिर्फ एमआई में। थ्रोम्बोलाइटिक आप कब देते हैं? जिसे हम टीपीए भी कहते हैं। टीपीए किस चीज से बनता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। ये प्लाज्मिनोजिन जो है ये क्लॉट्स को तोड़ता है बाय एक्टिवेटिंग विद प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। जो है वो प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है और वो फिब्रिनोलाइसिस करवा देता है, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली द फिब्रिनोलिटिक, ठीक है। तो थ्रोम्बोलाइटिक जो है वो हम कहाँ देते हैं? एमआई में। बट अनस्टेबल एंजाइना में हम थ्रोम्बोलाइटिक नहीं देते। वाई? बिकॉज अभी थ्रोम्बस बना नहीं है, दैट इज वाई। तो इस्कीमिया है सिर्फ, इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन हुआ है दैट मीन्स कि थ्रोम्बस बन चुका और उसने अक्लूड कर दी आर्टरी और अब मसल की डेथ हो गई है। एक वॉल की डेथ हो गई है, दूसरी वॉल बचा लो जल्दी से, पेशेंट को बचा लो। चलो, इंफीरियर वॉल गई होगी, लेटरल एंटीरियर वॉल गई होगी, बाकी वॉल्स तो बचाओ, जिंदा तो रहे पेशेंट। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में ऐसा नहीं होता। अनस्टेबल एंजाइना में पेशेंट की वो वॉल खत्म नहीं हुई। एसटी डिप्रेशन से हमें पता चला कि हाँ अक्लूजन है, इतनी नहीं है कि थ्रोम्बस पूरा बन गया हो, लेकिन जितना बना है हमने उसे फर्दर बनाने से रोकना है। दैट्स वाई हम एंटी प्लेटलेट थेरापी या एंटी थ्रोम्बन थेरापी देते हैं, ठीक है, कि थ्रोम्बस फर्दर ना बने। हम रोकते हैं कि थ्रोम्बिन और ना बने, क्लॉट और ना बने। क्लॉट तोड़ते नहीं है। वी आर नॉट गिविंग हेयर फिब्रिनोलाइटिक और थ्रोम्बोलाइटिक। प्लीज मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा। हम यहां पे फिब्रिनोलाइटिक चीजें नहीं दे रहे, हम फिब्रिन स्टॉपिंग चीजें दे रहे हैं। हम थ्रोम्बिन स्टॉपिंग चीजें दे रहे हैं कि जितना बन गया उतना बन गया, अभी उसको छोड़ो, बस फर्दर बनने से जल्दी जल्दी रोको, ठीक है। सो हम तोड़ते नहीं है पिछले थ्रोम्बोन को, हम सिर्फ उसको फर्दर बनने से रोकते हैं। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि कितना क्लूजन हुई है, बैलूनिंग करनी है नहीं करनी है, एंजियोप्लास्टिक बाईपास करना है नहीं करना, उसकी अलग इंडिकेशंस हैं। सो आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि अनस्टेबल एंजाइना में वी आर नॉट गिविंग फिब्रिनोलाइटिक्स, ठीक है, वी आर नॉट गिविंग थ्रोम्बोलाइटिक्स, ठीक है। हम यहां पे सिर्फ एंटी थ्रोम्बन थेरापी दे रहे हैं, एटीटीज कहते हैं उसको,
ठीक है, तो फिर वो हम सिर्फ इसको यहाँ पे दे रहे हैं और हम सिर्फ फर्दर थ्रोम्बिन बनने से रोक रहे हैं। अगर आपको ये मेरा पॉइंट समझना है, इसको रिपीट कीजिएगा, फिर वीडियो को सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। ठीक है, चले। तो एक और बात, ईसीजी की तो हमारे पास ऑप्शन आ गई। हमें अक्सर आपने ये सुना होगा, यार वो उसका ट्रोपोनिन टी करवा लो, उसको फलाना एंजाइम करवा लो, उसको फलाना CKMB करवा लो। मैंने अभी तक आपसे उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया। मैंने नहीं कहा आपको कि कौन सा एंजाइम करवाना है, कौन सा नहीं करवाना। क्यों नहीं किया मैंने अभी तक? क्यों मैं इस हक में नहीं हूं कि आप एंजाइम्स करवाएं या ना करवाएं? मैं इसलिए इस हक में नहीं हूं कि आप एंजाइम्स करवाएं या ना करवाएं, बिकॉज एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे CKMB है, ठीक है, क्रिएटिनिन काइनेज जो है, अगर वो हमने करवाना हो तो उसको बढ़ने में, CKMB को आगे बढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, उसको कम से कम रेज होने के लिए, आइडेंटिफाई करने के ब्लड में 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, हम 4 घंटे वेट तो नहीं कर सकते। हम 4 घंटे उस पेशेंट को कहें भाई तू हार्ट अटैक तुझे हो गया, तू अब थोड़ी देर बैठा रहे, ठीक है, और ना हम देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद तुझसे बात करते हैं। वो कहेगा भाई आप पागल हो गए, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ और आप मुझे ये कहानी सुना रहे हैं कि हम बाद में कर लेंगे। मैं 4 घंटे वेट करूं मेरे एंजाइम बढ़ने का कि मुझे हार्ट अटैक है कि नहीं? तो ये तो स्टुपिडिटी है। वो ट्रोपोनिन टी का भी यही है, वो एंजाइम भी 4 घंटे बाद बढ़ना शुरू होता है, बिगिन टू राइज एट 4 आवर्स, और 12 घंटे पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। आप 12 घंटे क्या एक हार्ट अटैक के पेशेंट का वेट कर सकते हैं डायग्नोज करने के लिए कि इसको हार्ट अटैक है कि नहीं? नहीं कर सकते। हाँ, वो एंजाइम्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आके आपको बताता हूँ। वो आप करवा लीजिए, वो आपको ये बता देते हैं कि हाउ मच डैमेज योर हार्ट इज राइट नाउ। ठीक है, और वो आपको कंफर्मेशनल एक टेस्ट है, लेकिन आप वेट तो नहीं कर सकते ना। आपके पास पेशेंट आया, वो कह रहा है मुझे एंजिना है, आप फौरन ECG करवाएं, आपको फौरन पता चलना चाहिए। क्यों? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, थ्रोम्बोलाइटिक आप 4 घंटे तक दे सकते हैं, 4 घंटे के बाद आप थ्रोम्बोलाइटिक नहीं दे सकते, और कुछ बुक्स 12 घंटे भी कहती हैं। ठीक है, 12 घंटे तक वो ये कहते हैं कि आप थ्रोम्बोलिटिक्स दे सकते हैं। वैसे 4 या 5 घंटे मैक्सिमम है इंटरनेशनली, लेकिन कुछ बुक्स ने 12 घंटे, और हम लोग 12 घंटे भी दे रहे हैं पाकिस्तान में कि चलो आउट ऑफ डेस्परेशन कोई तो फायदा होगा, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता वो इंशाल्लाह बाद में उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन थ्रोम्बोलाइटिक जो है वो हमने 4 घंटे पे दे रहे हैं। हमने तो ये बात की कि एंजाइम 4 घंटे बाद इट बिगिंस टू राइज। तो आप ये देखो कि अगर हम सिर्फ एंजाइम का वेट करते रहें तो हम तो थ्रोम्बोलाइटिक देने की जो इंडिकेशन है वो भी खो बैठेंगे, तो फिर हमें कोई फायदा ही नहीं है थ्रोम्बोलाइटिक देने का। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला बंदा तो हम मार बैठेंगे। हम उसे कहेंगे भाई इन्फेक्शन तो तुझे हो रहा है, तू बैठ जरा 4 घंटे वेट कर, हम एंजाइम के रेज होने का वेट करेंगे, तो बहुत बड़ी निग्लिजेंस है। हमने ये नहीं करना। हमने ECG करवानी है, हमने ST एलिवेशन देखनी है, हमने थ्रोम्बोलाइटिक इमीडिएटली देना है। इंडिकेशन ये है जब आपके पास पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर हो गया है, ECG पॉजिटिव निकला, ये 30 मिनट के अंदर अंदर उसको थ्रोम्बोलाइटिक दें, 30 मिनट्स के अंदर अंदर दें। हाँ, 12 घंटे के बाद आया अब कोई फायदा नहीं है, दे दें ना दें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 12 घंटे बाद फैक्टर 13 एक चीज है जो फिब्रिन क्लॉट को, लूज फिब्रिन क्लॉट को स्टेबलाइज कर देता है। वो जब फैक्टर 13 आके सीमेंट कर देगा उस क्लॉट को, अब उस सीमेंट के तोड़ना फिब्रिनोलाइटिक TPA की भी बात नहीं है, स्ट्रेप्टोकाइनेज अल्टीप्लेज भी इसको नहीं तोड़ सकता। अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब उसके ऊपर सीमेंट हो गई है, अब पक्का काम हो गया, अब नहीं टूटेगा। जब तक वो लूज फिब्रिन है, जब तक फैक्टर 13 ने आके उसके ऊपर सीमेंट नहीं लगाया, तब तक आप उस क्लॉट को तोड़ सकते हैं। तब तक वो सिंपल ईंटें हैं, आप उसको मुक्का मारें, आप उसको तोड़ दें। लेकिन जब उसके ऊपर सीमेंट हो जाएगा, आप उसके ऊपर मुक्के भी मार लें स्ट्रेप्टोकाइनेज की मदद से, वो नहीं टूटेगा। ठीक है, इसलिए दैट इज इंपॉर्टेंट। CKMB जो है, क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड जिसको कहते हैं, या फिर क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज भी जिसको कहते हैं, ये आपके मसल में प्रेजेंट होता है, और ये अक्सर मस्कुलर डिजीजेस में भी बढ़ा होता है। किसी का सिंपल मसल भी डैमेज है ना, उसमें भी बढ़ा होता है। तो आपने ये भी रूल आउट करना होता है कि CKMB जो है किसी और डिजीज की वजह से तो नहीं बढ़ा हुआ, कोई पोलीमायोसाइटिस तो नहीं है, कोई डर्मेटोमायोसाइटिस नहीं है। और ट्रोपोनिन टी भी इसीलिए बढ़ा होता है क्योंकि वो भी आपके ट्रोपोमायोसिन में प्रेजेंट है, आपके मसल बैंड्स में प्रेजेंट है। ये पॉइंट बताना आपको इंपॉर्टेंट था। अब हम दोबारा बात करते हैं, अब कार्डियो बायोमार्कर्स को पढ़ें। CKMB प्रेजेंट 4 to 6 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इस्कीमिया। 4 से 6 घंटे ले लेता है राइज करने के लिए। क्या आप वेट कर सकते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट को 4 से 6 घंटे? बिल्कुल नहीं। पीक्स इन 12 to 24 आवर्स। देखिए ना, 24 आवर्स तक आप वेट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट्स अर्ली रीइंफेक्शन आफ्टर रन इन सीरियल एवरी 6 to 12 आवर्स। आप 6 से 12 घंटे में इसको रिपीट करवाते रहते हैं और मैं आपको बड़ी अमेजिंग बात बताऊं,
ये नॉर्मल कब होता है? तकरीबन तकरीबन इसको वापस आने में, नॉर्मल होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, ठीक है। ट्रोपोनिन जो टी है उसको इससे भी ज्यादा टाइम लगता है। ट्रोपोनिन टी, ये देखो, ये ट्रोपोनिन टी के बारे में यहां पे पढ़ो। कार्डियक ट्रोपोनिन्स एंड सीकेएमबी, कार्डियक ट्रोपोनिन्स प्रेफर्ड मार्कर्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंजरी। व्हाई? बिकॉज कार्डियक ट्रोपोनिन्स जो हैं, जिसको ट्रोपोनिन टी और आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, ये मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं आपके हार्ट मसल में, इसलिए ये ज्यादा स्पेसिफिसिटी, अगर ये रेज होंगे तो देयर इज नो डाउट कि आपको हार्ट का मसला है। बट कार्ड जो क्रिएटिनिन काइनेज है वो समटाइम्स इवन किडनी डिजीजेस में भी रेज हो जाता है, इस वजह से वो इतनी स्पेसिफिसिटी उसकी नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ट्रोपोनिन इज आल्सो एलिवेटेड इन, ये इसमें भी पढ़ लीजिए, ये भी रीनल डिजीज में बढ़ा होगा, ये भी पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस में पढ़ा होगा। बट अगर ये रेज है तो मैक्सिमम चांसेस हैं, स्पेसिफिसिटी इसकी सीकेएमबी से भी ज्यादा है कि हो सकता है कि इसको प्रॉब्लम हो। ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर ये रेशियो होती है 96% ये सेंसिटिव है, 94% ये स्पेसिफिक है, रिलेटेड टू हार्ट। इसी तरह ट्रोपोनिन आई और टी भी हैं। इंक्रीज सीकेएमबी, ये पढ़ लिए, नॉर्मल सीकेएमबी प्लस इंक्रीज ट्रोपोनिन माइनर मायोकार्डियल डैमेज, दोनों ही एंजाइम बढ़े हुए हैं, एक्यूट मायोकार्डियल है। और अगर रिमेन्स रहे ये एलिवेटेड, लेट मायोकार्डियल इंफाक्शन गुड मार्कर्स हैं आपको ये बताने के लिए कि मायोकार्डियल इंफाक्शन हो चुका है या नहीं हुआ है। क्यों? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। एक पेशेंट है आपके पास, 4 दिन बाद आया, आपने उसको सीकेएमबी करवा लिया। व्हाई दीज एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 दिन बाद मेरे पास पेशेंट आता है और वो आके बताता है मुझे 2 दिन पहले सर इस तरह पेन हुआ था, बट ही सर्वाइव्ड बिकॉज दैट वाज जस्ट इस्कीमिक हार्ट अटैक, नॉट एमआई होता तो डेथ हो जाती। सीकेएमबी जो है वो रेस था, आपने करवा लिया, आपने करवाया, 2 दिन बाद सीकेएमबी रेज मिल गया आपको, ये तो पता चल गया ना कि 2 दिन पहले इसको हार्ट अटैक हुआ था, एटलीस्ट ये तो आपको इल्म हो गया, इसलिए ये एंजाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने इमीडिएटली सीकेएमबी करवा लिया, 2-3 दिन बाद आपके पास आ गया वो रेज है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इमीडिएटली हार्ट अटैक हुआ है या 2 दिन पुराना हार्ट अटैक है? क्योंकि सीकेएमबी तो 4 दिन तक रेज रहता है हार्ट अटैक के बाद। ईसीजी करवा लें, अगर ईसीजी में एसटी एलिवेशन आ गई तो इसका मतलब है इसको अभी हार्ट अटैक हो रहा है, अगर ईसीजी में एसटी एलिवेशन ना आई तो इसका मतलब है हार्ट अटैक पुराना है, 2-3 दिन पुराना है। ट्रोपोनिन टी का क्या मसला है और आई का क्या मसला है? इसका मतलब ये है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिफरेंशिएशन बता दूं कि ये दोनों ही करवाने के लिए क्या क्या इंडिकेशंस हैं। सीकेएमबी आप करवाते हैं, 4 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है, 4 घंटे बाद राइज होना शुरू होता है, 12 घंटे पे पीक पकड़ता है, 4 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है। ट्रोपोनिन टी इसी तरह 4 घंटे पे राइज होता है, 12 घंटे बाद नॉर्मल हो जाता है, लेकिन नहीं, 12 घंटे बाद पीक पे आ जाता है, लेकिन नॉर्मल कम से कम 2 हफ्ते भी लग जाते हैं इसको नॉर्मल होते होते, ट्रोपोनिन टी को। तो फिर आप कोई पेशेंट जो आपको 10 दिन पुरानी हिस्ट्री दे रहा हो तो आप ट्रोपोनिन टी करवा लेते हैं। आप कहते हैं 10 दिन पहले इसको हार्ट अटैक हुआ है ना, ट्रोपोनिन टी करवाते हैं, सो तो नॉर्मल होने में 14 दिन लग जाते हैं, वो अभी भी रेज होगा अगर इसको पुराना हार्ट अटैक है तो। आप ट्रोपोनिन टी करवाते हैं, आपको मिल जाता है 10 दिन तक। सीकेएमबी क्यों नहीं करवा सकते? वाइवा क्वेश्चन है। सीकेएमबी क्यों नहीं करवा सकते अगर 10 डेज बाद आया है हार्ट अटैक के पेशेंट हमारे पास? क्योंकि सीकेएमबी तो 4 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है, वो कैसे रेज आएगा? सीकेएमबी फिर इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने ट्रोपोनिन टी करवाया, रेज मिल गया, आप सीकेएमबी भी करवा लोगे। क्यों? अगर सीकेएमबी रेज मिला तो मींस 2-3 दिन पुराना हार्ट अटैक है, सीकेएमबी नॉर्मल मिला मींस कम से कम हफ्ता पुराना हार्ट अटैक है, ठीक है। इस तरह ये हम टाइट्रेट करते हैं, हम इन टेस्ट के साथ खेलते हैं ताकि हमें अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाए कि कितना पुराना हार्ट अटैक है। इमीडिएटली हमें लगता है अभी हो रहा है हार्ट अटैक, आपको एसटी एलिवेशन ईसीजी पे मिल जाएगी। हमें लगता है 3 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ है, सीकेएमबी देखो रेज होगा। हमें लगता है 10 दिन पहले हुआ है, ट्रोपोनिन टी करवा लो, उसको तो 2 हफ्ते बाद तक नॉर्मल होता है, वो अभी भी रेज होगा, ट्रोपोनिन टी आई करवा लो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। इन बातों पे गौर कीजिएगा, मैंने इसलिए कहा था ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बहुत ओवरलैपिंग और मुश्किल हैं, और इसमें बहुत टीनी टाइनी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इसको हमने ऑब्वियसली याद करना है, और ये एक दफ़ा आपको याद हो गई तो आप खुद फील करेंगे आपको कितना अच्छा नॉलेज आ जाएगा हार्ट के बारे में। चलें, कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं, बस ये कुछ बातें हैं। मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, चेस्ट पेन अगर हार्ट की वजह से नहीं है तो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ चेस्ट पेन अदर देन हार्ट आर जीआई थिंग्स। जीआई थिंग्स, जितनी भी जीआईटी की चीजें हैं वो प्रॉब्लम होगा। देख लो, जर्ड, पेप्टिक अल्सर, गॉल ब्लैडर डिजीज, जीआईटी प्रॉब्लम। मैक्सिमम चेस्ट पेन अगर उसका हार्ट ओरिजिन नहीं है, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस बहुत कम होता है, प्लूराइटिस बहुत कम होता है, निमोथोरैक्स बहुत कम होता है, हाँ निमोनिया होता है, लेकिन ये सब चीजें बहुत कम हैं इन कंपैरिजन विद जर्ड।
Most important chest pain caused by GIT is because of actually non-ulcer dyspepsia, not GERD, not anything. ये नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया सिंपल बदहजमी, जिसमें अल्सरेटिव बदहजमी नहीं होगी, इसमें देखो पेप्टिक अल्सर लिखा हुआ है, एपिगैस्ट्रिक पेन नहीं, नॉन अल्सरेटिव पेप्टिक डिजीजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखो, हम लोगों को नॉर्मली होता है, हम अक्सर कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं, हमें एकदम पेन होना शुरू हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन आना शुरू हो जाती है, वो नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया है। हम सिंपल उसको बदहजमी कहते हैं। अगर आप मोर मेडिकली पढ़ना चाहें, किसी को इंप्रेस करने के लिए कहना चाहें, तो आप उन्हें बताएं कि आपको नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया है, नॉन अल्सरेटिव। अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया आर वेरी लेस एंड इट इज कॉमनेस्ट इन विद द पेशेंट ऑफ NSAIDs हिस्ट्री और इन ओल्ड एज। ठीक है, जर्ड एसिड रिफ्लेक्स रिलीव विद एंटासिड्स और मेप्रोजोल वगैरह वगैरह वगैरह। कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस में आपसे पहले प्लूराइटिस की पूरी बात कर चुका हूँ, वही कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस है। मैं आपको इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में आपसे बात कर चुका हूँ। ये रिप्रोड्यूस होता है विद चेस्ट वॉल पैल्पेशन, बट मैंने आपसे क्या कहा था, हार्ट का पेन कभी भी रिप्रोड्यूसेबल नहीं है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट कि ये हार्ट है या नहीं है। ये पढ़ लें। अब ये जो जितने भी नीचे डायग्नोसिस लिखे हुए हैं, इनको मैं एक एक मिनट में डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि इसको हमने इतनी मेहनत यहाँ करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमने आगे बहुत पढ़ना है। ये एक एक टॉपिक अलग अलग हमने आगे पढ़ना है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बात कर चुके हैं, 20 मिनट ड्यूरेशन होती है, अबव 20 मिनट ड्यूरेशन होती है, बट 30 मिनट से ऊपर बहुत लेस लाइकली है कि जाएगा। एओर्टिक स्टेनोसिस, स्टेनोसिस हुआ है, बंद हुआ है दरवाजा, उस वो वेल्व बंद हुआ है विच इज बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एओर्टा। जो एओर्टा है, एओर्टा एक ही है, लेफ्ट राइट तो नहीं, लेकिन एओर्टा में, ठीक है, एओर्टा और वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो वेल्व है वो स्टेनोज्ड है, वो बंद है, वो सही तरह खुल नहीं रहा। जब उसको ओपन होने का टाइम होता है वो सिर्फ 30% खुलता है, 70% नहीं खुलता। उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट पीछे की तरफ आना शुरू होगा, हार्ट आना शुरू होगा, हार्ट जो है वो ब्लड जो है वो आगे जाने के बजाय पीछे आना शुरू हो जाएगा, हमारे चैम्बर्स में ब्लड की कंजेशन होना शुरू हो जाएगी। 3 मोस्ट कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशंस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस आर एक्चुअली syncope, CHF and angina, congestive heart failure, angina and CHF। ठीक है, CHF, angina और syncope ऑब्वियसली ब्लड अगर ब्रेन को नहीं पहुंचेगा तो आप बेहोश हो जाएंगे। syncope, angina, CHF, मोस्ट कॉमनेस्ट ऑफ दीज 3 is actually angina, or most dangerous of these 3 is presentation with CHF। CHF के साथ जब आप congestive heart failure के साथ जब आपकी प्रेजेंटेशन होगी, मोस्ट डेंजरस प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि पीछे ब्लड रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो ऑब्वियसली डेंजरस है। लेकिन कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन जो है एओर्टिक स्टेनोसिस की, वो आपकी एंजाइना के साथ होती है। इसको एंजाइना कह लो, एंजाइना कह लो, इट्स ओके। ये ना कहना कि सर कहीं एंजाइना बोल देते हैं, कहीं एंजाइना बोल देते हैं, पता नहीं सर क्या चाहते हैं। बिल्कुल आप ओपन हो, कुछ भी बोल दो, लेकिन एंजाइना जो है वो एक्चुअली अब रिसेंट वर्ड है। मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस में क्या होगा, वो जो आपका जो मायोकार्डियम होगी उसमें पेन होगा, ठीक है, वो सूजी हुई होगी, उसमें इन्फेक्शन होगा। मायोकार्डाइटिस की इन्फेक्शन की कॉक्सैकी बी वायरस और चैगास डिजीज मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज हैं। उसमें बहुत ज़्यादा, इस वायरल इलनेसेस में बहुत ज़्यादा मायोकार्डियम सूज जाती है, और ऑब्वियसली आपको वेग एंड माइल्ड पेन होता है। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन है, ये भी वायरल इलनेसेस है, ये भी वायरस की वजह से होता है, पेरिकार्डाइटिस। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ बताने लगा हूँ, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन विच इज रिलेटेड टू चेस्ट पेन ऑफ हार्ट, कॉज्ड बाय हार्ट, कॉजिंग बाय हार्ट। ये वाहिद चेस्ट पेन है जो हार्ट से रिलेटेड है, जो प्लूरिटिक है, जो पोजीशन पे बदलती है। मैंने आपसे पहले पूरी बात जब आपको बताई थी, मैंने कहा था हार्ट का पेन कभी पोजिशनल प्लूरिटिक नहीं होता, एक्सेप्ट दिस पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में हमेशा होती है, पोजीशन की वजह से पेन बढ़ती है। अगर आप पेशेंट को फ्लैट लिटा दें, पेन बढ़ जाएगा, ठीक है, और पेशेंट को कहीं ज़्यादा ज़ोर से सांस अंदर खींचे तो पेन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दोबारा बताता हूँ, पेरिकार्डियम और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, विजल प्लूरा, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। कैसे? हार्ट को जो कवर कर रही है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और जो लंग को कवर कर रही है उसको हम कहते हैं प्लूरल। आपको वही बात बताई थी कि जो उसके जो प्लूरा है उसकी जो लेयर अगर सूज जाएगी, और जब हम सांस अंदर खींचेंगे तो जब लंग जाके उस प्लूरा को टच करेगा, उस सूजी हुई प्लूरा को, इन्फ्लेम्ड प्लूरा को जब टच करेगा तो आपको पेन उठेगा। सिमिलर पैथोलॉजीज हियर,
जब आप इसकी पेरिकार्डियम सूजी हुई होगी तो जब आप सांस लेंगे तो हार्ट बाहर की तरफ जाएगा, तो वो जब जाके पेरिकार्डियल लेयर को टच करेगा तो आपको पेन होगा। तो इधर भी हार्ट की लेयर सूजी हुई है, वहां लंग की लेयर सूजी हुई थी, दैट इज द ओनली डिफरेंस। यहां उस लेयर को पेरिकार्डियम कहा गया, वहां प्लूरा कहा गया, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। Sure, when lying down, relieved by sitting up. लीन फॉरवर्ड हो, सिटिंग अप होंगे तो क्या होगा, हार्ट पीछे की तरफ चला जाएगा, वो आगे उस लेयर को टच नहीं करेगा तो आपको पेन नहीं होगा। डायसेक्टिंग एयोर्टिक एन्यूरिज्म, आपका जो अयोर्टा है उसमें उसकी मस्कुलर वॉल, उसका लेमिना प्रोप्रिया जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आउट पाउचिंग पॉकेट्स बन जाती हैं। इसी को पोस्ट हार्ट अटैक कहते हैं। जब हार्ट का ईसीजी करवाएंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होंगी, क्योंकि हार्ट में तो कोई डिफेक्ट ही नहीं है। हार्ट के बाद ब्लड जहां जा रहा है उसमें प्रॉब्लम है, और वो कहां जा रहा है, एयोर्टा में। एयोर्टा में क्या हुआ, डायसेक्शन हो गई, एयोर्टा फट गया, रप्चर हो गया, एयोर्टा की जो लेयर्स हैं, परफोरेट नहीं हुआ, ठीक है, परफोरेशन नहीं हुई, सिर्फ फटा है थोड़ा सा, और उसकी एक दो लेयर जो हैं वो रप्चर हुई हैं, और उसके अंदर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और डायसेक्शन, इसलिए इसको कहते हैं ये डायसेक्टिंग एयोर्टिक एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्म क्या होता है, वो जो बलून्स या आउट पाउचिंग बन जाती है बिकॉज ऑफ weak muscular wall of that flexible muscular wall of aorta, ठीक है। वो जो aorta की वॉल है जो बिल्कुल टेंडर और फर्म होनी चाहिए थी, वो फर्म नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी जो लेयर्स हैं वो अब रप्चर हो गई हैं, और उसकी वजह से फिर जो ब्लड वहाँ से प्रेशर से गुजरेगा तो वो आउट पाउचिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पाइप है, वो पाइप बहुत अच्छा है, आप उस पाइप को थोड़ा सा जला दें, जलाएंगे तो क्या होगा, उस पाइप की जो कंसिस्टेंसी है, वो जो उसकी एक स्मूथनेस थी और उसका जो कंटेंट था उस पाइप का, वो आपने डैमेज कर दिया, तो वहाँ पे एक बलून सा बन जाएगा। जब पीछे प्रेशर से पानी आएगा तो उस बलून में पानी जाना शुरू हो जाएगा, बजाय वो आगे से आपकी टैप से जहां आपने पकड़ा हुआ था पाइप, वहां से ज्यादा पानी निकले, वहां से अब कम पानी निकलेगा, क्योंकि पानी पीछे उस बलून में ठहर रहा है जो हमने डिफेक्ट पैदा हो गया था पाइप में, ठीक है। इसी तरह इसमें भी ऐसा ही होता है। माइट्रल वेल प्रोलैप्स ना आज तक की सबसे वेग डिजीज है, इसके बारे में कोई खास पता नहीं है। हमें ये पता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, हमें ये पता है कि ये पैनिक अटैक्स करवाता है, इसमें पेन होती है और इसमें प्रोलैप्स होता है। पैनिक अटैक्स होते हैं, पेन होती है, प्रोलैप्स होते हैं, यंग फीमेल में होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड कहा यह जाता है इट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली इंक्रीज प्लाज्मा फ्लूइड, और आपको पता है प्रेग्नेंट वुमेन में इंक्रीज प्लाज्मा फ्लूइड हो जाता है, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं माइट्रल वेल प्रोलैप्स के, एंड इट इज़ वेरी रिलेटेड टू माइट्रल वेल रिगर्जिटेशन, और आगे हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। ये सारे इंट्रोडक्शंस हैं, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन्फॉक्शन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, कहीं कहीं बॉडी में थ्रोम्बस बना था, वो टूटा, आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, वो ब्लड से इंफीरियर वेना केबल से होते हुए आपके लंग्स में आ गया और आपको सांस चढ़ा देगा और आपको पेन महसूस करवाएगा, बट ये पेन भी हमेशा प्लूरेटिक होगी। जो आप सांस अंदर खींचेंगे पेन ज़्यादा हो जाएगा, सांस निकालेंगे पेन कम हो जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा हार्ट रिलेटेड नहीं है, ठीक है। न्यूमोथोरेक्स, हवा अंदर भर गई है, क्यों भर गई है, क्योंकि कोई लंग की जगह रप्चर हो गई है, वो जो लेयर्स थी, वो जो प्लूरा थे वो रप्चर हो गए, अब बाहर से कहीं हवा लंग्स में जा रही है, उससे क्या होगा, न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। एयर इन लंग, एयर इन लंग, टेंशन न्यूमोथोरेक्स की तरफ कम कम जाते हैं, लेकिन अगर चले जाएं तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि उसमें लंग जो है वो एक तरफ जो है डेविएट कर जाता है और आपको एक्सरे पे ट्रैकियल डेविएशन मिलती है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डायग्नोज न्यूमोथोरेक्स। ये सारे इंट्रोडक्शन थे टॉपिक्स के, घबराना नहीं है कि सर ने बहुत ज़्यादा बातें एक लेक्चर में कर दी हैं, आगे भी 1 बाय 1 ये सब कुछ डिस्कस होगा, लेकिन वो जो ईसीजीज वाली बातें हैं उनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, और इंशाल्लाह कल मैं आपसे सुनूंगा भी इस बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।